दोस्तों मैं हूं उज्जवल आचार्य जी, करंटली वर्किंग एज ए सीनियर क्लर्क इन लेवल 5 ऑफ इंडियन रेलवेज, सिलेक्टेड फ्रॉम आरआरबी एनटीपीसी 2019 एग्जाम। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ग्रेजुएट लेवल के लिए वो रिलीज हो चुका है और एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल के लिए जो फॉर्म फिलअप है वो भी स्टार्ट हो चुका है। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि आपको आरआरबी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल के लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म फिलअप करना है ताकि आप कोई गलती ना कर बैठे, क्योंकि बाद में मॉडिफिकेशन करने के लिए भी 100 रुपीज़ के करीब कुछ लगेगा और मॉडिफिकेशन का लिंक देगा भी नहीं, वो भी पता नहीं है। तो आपको फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे ही बहुत सोच समझ के बहुत ध्यान से आपको फॉर्म फिलअप करना है ताकि कोई गलती ना कर दे। तो मैं आपको आज सभी स्टेप्स दिखाऊंगा जो फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको जानना ज़रूरी है। और ये फॉर्म एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म आप लोग घर बैठे भी अपने पीसी, लैपटॉप या फिर मोबाइल से आप लोग एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मोबाइल से अप्लाई करते हैं तो आपको डेस्कटॉप मोड ऑन करके अप्लाई करना है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास पीसी या लैपटॉप है तो आप पीसी या लैपटॉप पे ही अप्लाई कीजिए ताकि आपको यूज़र इंटरफेस बहुत बढ़िया मिले। तो एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल फॉर्म को फिलअप करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे आ जाना पड़ेगा जो कि है rrbapply.gov.in। दोस्तों टोटल 21 आरआरबीज है। 21 आरआरबीज में से आपको सिर्फ एक आरआरबी से ही फॉर्म फिलअप करना है। तो जिस भी आरआरबी से आप फॉर्म फिलअप करेंगे उस आरआरबी की वेबसाइट पे आपको आ जाना है। वहाँ पे एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल फॉर्म फिलअप करने के लिए एक लिंक दिया हुआ रहेगा। उस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे आप लोग रिडायरेक्ट हो जाएंगे। वरना अगर उस वेबसाइट पे जिस आरआरबी से आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे अगर वहाँ पे कोई लिंक नहीं दिया गया है तो आप गूगल पे आके डायरेक्टली टाइप कीजिए आरआरबी अप्लाई और जो पहला ही लिंक खुलेगा उस पर क्लिक करने से ये वाला वेबसाइट आपको मिल जाएगा। आप लोग इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे या फिर आप लोग डायरेक्टली टाइप करके भी वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा जो कि है अप्लाई। अप्लाई पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद दो ऐसा ऑप्शन शो होगा ड्रॉप डाउन मेनू में जो कि है क्रिएट एन अकाउंट और फिर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। दोस्तों 2024 में आरपीएफ का भी नोटिफिकेशन निकला है, फिर एएलपी टेक्नीशियन का भी नोटिफिकेशन निकला है, जेई का भी नोटिफिकेशन निकला है। तो अगर आपने 2024 में ये आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन, जेई किसी भी एग्जाम के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपने एक अकाउंट बना के ही अप्लाई किया है, आपको रजिस्ट्रेशन तो करना ही पड़ा था। तो अगर आपने आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन, जेई किसी भी एग्जाम के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया है तो आपको फिर से यहाँ पे अकाउंट बनाने का ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। उसके बाद बाकी का प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ेगा जो कि मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन अगर आपने आरपीएफ, एएलपी टेक्नीशियन, जेई किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई नहीं किया है और आप डायरेक्टली एनटीपीसी 2024 एग्जाम में फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है जो कि है क्रिएट एन अकाउंट, ताकि आप रजिस्ट्रेशन पहले कर ले उसके बाद आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर आपने फर्स्ट टाइम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना होगा। क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हैं लिखा है कि कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर एएलपी टेक्नीशियन, सब इंस्पेक्टर इन आरपीएफ, कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर आर नॉट रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अगेन, दे शुड लॉग इन यूजिंग द सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो अगर आपने ऑलरेडी अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके लॉगिन यूजर नेम एंड पासवर्ड देके आपको अप्लाई करना है। लेकिन आप अगर फर्स्ट टाइम फिलअप करना है तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये वाला एक पेज ओपन होगा, इस पेज पे आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है कि कंट्री ऑफ नेशनलिटी, यहाँ पे आपको इंडिया लिख लेना है। इंडिया लिखने के बाद यहाँ पे आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वह यहाँ पे आपको फुल नेम टाइप करना है अकॉर्डिंग टू 10th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। जो आपका 10th सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट पे जैसा आपका नाम है ठीक वैसे ही आपको यहाँ पे आपका नेम एंट्री इनपुट कर देना है। उसके बाद जो नेम आप अकॉर्डिंग टू 10th लेवल सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पे आप लोग टाइप करेंगे ठीक वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे आपको रिटाइप फुल नेम, यहाँ पे भी आपको सेम आपका नेम टाइप कर देना है। तो फुल नेम एंड रिटाइप फुल नेम करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है कि हैव यू चेंज्ड योर नेम। अगर आपने कभी भी आपका नाम का स्पेलिंग या कुछ भी आपने चेंज किया है एफिडेविट करके तो आपको यहाँ पे
येस पे क्लिक करना है और बाकी सारा जो भी पूछेगा वो आपको फिलअप करना है। लेकिन अगर आपने कभी भी आपका नाम का स्पेलिंग या कुछ भी आपने चेंज नहीं किया है तो आपको नो पे क्लिक कर लेना है। नो पे क्लिक करने के बाद आपको आपका डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। डेट ऑफ बर्थ ये DDMMYYY ये फॉर्मेट में होगा। वो डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, फिर उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है। लेकिन ये जो बॉक्स है यहाँ पे तो आपको इस कैलेंडर को चूज़ करके आपका डेट ऑफ बर्थ चूज़ करना है, लेकिन ये वाला बॉक्स में जो जहाँ पे रीटाइप डेट ऑफ बर्थ है वहाँ पे आपको बाई हैंड टाइप करना है। जो आपका सेम यहाँ पे जो आएगा वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो डेट ऑफ बर्थ रिटाइप करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके जेंडर आपका सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। फिर रीसिलेक्ट जेंडर में भी आपको सेम आपका जेंडर रिटाइप करना है। उसके बाद अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा फादर्स नेम। जो आपका 10th में सर्टिफिकेट में मार्कशीट में जैसे आपका जो भी आपका फादर्स नेम है वो आपको सेम टू सेम इस बॉक्स पे टाइप करना है। और यहाँ पे रीटाइप फादर्स नेम सेम टू सेम यहाँ पे आपको फिर से आपका फादर्स नेम टाइप कर देना है अकॉर्डिंग टू 10th सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट। उसके बाद मदर्स नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है अकॉर्डिंग टू 10th, और यहाँ पे आपको मदर्स नेम रिटाइप कर देना है। जो आप यहाँ पे टाइप करेंगे सेम यहाँ पे आपको रिटाइप कर देना है। रिटाइप करने के बाद अब आया मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है आधार वेरिफिकेशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि जो CBT 1 है, CBT 2 होगा, उसके बाद टाइपिंग के लिए एग्ज़ाम होगा, सब में आपको आधार से ही वेरीफाई होने के बाद आपको एग्ज़ाम में एंट्री दिया जाएगा। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है, जो कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के पास आधार कार्ड होगा, तो आपको यहाँ पे आधार नंबर टाइप करके यहाँ पे वेरीफाई यूजिंग आधार पे आपको क्लिक करना है। फिर एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको ऊपर वाला बॉक्स में क्लिक करना है, नीचे वाला बॉक्स में क्लिक करना है। फिर सेम जो डिटेल्स है वो डिटेल्स एज पर आधार यहाँ पे सेम टू सेम इनपुट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद जो नीचे आपको जो वेरीफाई लिखा हुआ है, जो नीचे जो वेरीफाई दिया हुआ है, वेरीफाई पे आपको क्लिक करना है, फिर आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप को यहाँ पे क्लिक करना होगा कि आई डू नॉट हैव आधार कार्ड। आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा इंटरफेस शो होगा जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू डू आधार वैलिडेशन फॉर स्मूथ एंट्री एट द एग्जामिनेशन सेंटर। मैंने आपको बताया है कि एग्जाम में एंटर करने के लिए आपको आधार वेरीफाई करके ही एंट्री आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कोई और उपाय नहीं है, आपको आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पे ही यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक कर लेने के बाद एक ऐसा ऑप्शन शो होगा कि आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑथेंटिकेशन। आपके पास तो आधार कार्ड नहीं है तो आपको कोई यहाँ पे सिलेक्ट करके कोई और वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ आपको सिलेक्ट करना होगा, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, कुछ भी हो। जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद जितना भी डॉक्यूमेंट्स का ID प्रूफ का लिस्ट आएगा उसमें से कोई भी एक आप चूज कर लीजिए। उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट नंबर दे दीजिए। सपोज आपके पास अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस चूज कर लीजिए। फिर ड्राइविंग लाइसेंस का जो डॉक्यूमेंट नंबर है, जो नंबर है ड्राइविंग लाइसेंस का, वो यहाँ पे आपको इनपुट करना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस मतलब इशूइंग अथॉरिटी कौन है, किसने इशू किया है, वो आपको देना पड़ेगा। किस जगह पे वो इशू हुआ है और किस डेट को इशू हुआ है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे जो है इनपुट कर देना है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है ड्राइविंग लाइसेंस। आप कोई और भी ID प्रूफ यहाँ पे चूज कर सकते हैं अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो। लेकिन अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप मतलब वैसे ही आधार आपका वेरीफाइड जो है वो हो जाएगा। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने से आपको यहाँ पे दिखेगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे आपको आपका ईमेल ID यहाँ पे टाइप करना है और यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर टाइप करना है। फिर जेनरेट ईमेल OTP एंड जेनरेट मोबाइल OTP पे आपको टाइप करना है। दोस्तों अभी फॉर्म फिलअप जस्ट रिसेंटली स्टार्ट हुआ है तो अभी सर्वर में थोड़ा इशू है, सर्वर थोड़ा हैंग चल रहा है, थोड़ा स्लो चल रहा है, इसीलिए मोबाइल OTP तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। लेकिन किसी किसी कैंडिडेट को ईमेल OTP आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। फिक्र मत कीजिए, ये सर्वर इशू है, आपके पास ईमेल OTP आ जाएगा। तो मोबाइल पे OTP आने के बाद आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे देंगे, मोबाइल पे OTP आने के बाद मोबाइल का OTP यहाँ पे आप एंट्री करेंगे और ईमेल देने के बाद ईमेल पे जो OTP आएगा, ईमेल वाला OTP आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। फिर OTP टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे आपका एक पासवर्ड सेट करना पड़ेगा। दोस्तों पासवर्ड सेट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है। आपको मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड आपको सेट करना पड़ेगा और 8 कैरेक्टर्स में से स्मॉल लेटर फिर कैपिटल लेटर सब कुछ
नंबर्स, स्पेशल अल्फ़ाबेट सीरीज़, वो सब कुछ आपको देके यहाँ पे जो है पासवर्ड आपका सेट करना होगा। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे क्लियरली लिखा ही है कि पासवर्ड शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटल, स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स। तो आपको सब कुछ देके पासवर्ड जो है आपका सेट करना है। फॉर एग्जांपल एक पासवर्ड ऐसा हो सकता है मिनिमम 8 to 9 कैरेक्टर्स का, कि मैं ऐसे लिखता हूँ A, A, C, फिर कैपिटल का B में लिख देता हूँ, फिर एक स्पेशल कैरेक्टर में लिख देता हूँ, फिर नंबर में लिख देता हूँ जैसे 4, 1, 9, 9, ये सब कुछ। तो ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कैरेक्टर्स का ये पासवर्ड हो गया है, जिसमें स्मॉल लेटर्स भी है, कैपिटल लेटर भी है, फिर स्पेशल कैरेक्टर भी है और नंबर्स भी है। तो एक मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड आपको सेट करना है, जिसमें स्मॉल, कैपिटल, स्पेशल कैरेक्टर, नंबर सब कुछ वहाँ पे होना चाहिए। फिर वो पासवर्ड आप यहाँ पे टाइप करेंगे, फिर सेम पासवर्ड आपको जो यहाँ पे आपने टाइप किया है वो यह मतलब यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड पे आपको टाइप करके वो ऑटोमेटिकली कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जो कैप्चा कोड यहाँ पे शो करेगा, वो कैप्चा कोड यहाँ पे आपको सेम टू सेम यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपने क्या क्या इनपुट किया है। वहाँ पे आपका कंट्री शो होगा, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, जो है फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, फिर फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर जो भी है। एक एप्लीकेंट का फॉर्म फिलअप मैंने कर दिया था, उसी का डिटेल्स शो हो रहा है जो कॉन्फिडेंशियल है। मैंने इसीलिए इसको हाइड करके रखा है। तो सब कुछ यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आई हैव रीचेक द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। आपको यहाँ पे सब कुछ देखना है कि सब कुछ सही से आपने टाइप किया है कि नहीं। अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके फिर से उसको करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सब कुछ पूरा परफेक्टली ऑल राइट है, सब कुछ करेक्ट है, तो आपको इस बॉक्स पे टिक करना है कि आई हैव रीचेक द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। इस बॉक्स पे टिक करने के बाद आपको क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप लोग क्लियरली देख पाएंगे कि यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, मतलब आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। तो अभी आपको यहाँ पे अभी आपका मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिया है, वो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको इनपुट करना है। फिर पासवर्ड जो आपने सेट किया है वो पासवर्ड यहाँ पे आपको टाइप करके ये स्पेशल कैरेक्टर जो आएगा कैप्चा, वो यहाँ पे लिख के आपको लॉग इन करना है। तो और जो लोग ऑलरेडी पहले फॉर्म फिलअप किया है वो लोग डायरेक्टली आई ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पे वो लोग रिडायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली जो ऑलरेडी उनका ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है, वो मतलब टाइप करके लॉगिन करके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे बहुत कुछ लिखा है कि कितना लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपको एक ही जो है एप्लीकेशन फिलअप करना है, मल्टीपल एप्लीकेशंस फिलअप करने से आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये सब कुछ एक बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा जो कि है ऑनलाइन एप्लीकेशन। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है इस फॉर्म फिलअप प्रोसेस का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि CN नंबर 05/2024 फॉर NTPC ग्रेजुएट पोस्ट। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले एक चीज़ आप लोग देख लीजिए कि 14 सितंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ है, ओपन हुआ है, और अक्टूबर 13 में ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ सिलेक्ट करना है, जैसे कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके चूज़ करना है कि सिलेक्ट द RRB फॉर व्हिच यू विश टू अप्लाई। टोटल 21 RRBs है, उसमें से आपको बहुत बढ़िया से पहले डिसाइड करना है कि आप किस RRB से फॉर्म फिलअप करेंगे, क्योंकि आप मल्टीपल जो है RRB से फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। आप लोग वैकेंसी देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, डिसाइड करने के बाद ही आप लोग RRB चूज़ कीजिए। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद एक RRB जब आप चूज़ करेंगे, सपोज अगर आपने RRB गुवाहाटी चूज़ किया तो यहाँ पे RRB गुवाहाटी लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अगर आप पहले कभी RRB या RRC के एग्ज़ाम में अगर आपको डिबार किया गया है, आपको निकाला गया है एग्ज़ाम से, तो आप यहाँ पे आपको शायद फॉर्म ही फिलअप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको डिबार नहीं किया गया है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। तो यहाँ पे RRB सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे टिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अकाउंट इज़ वेरीफाइड विथ आधार कार्ड। यहाँ पे आपको
जो भी है आपका कंट्री मेंशन्ड होगा, ऑलरेडी प्री फिल्ड होगा ये सब, क्योंकि आपने ये सब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिलअप किया है। यहाँ पे आपका कंट्री फिल्ड अप होगा, डेट ऑफ बर्थ, एज एज ऑन 1 जनवरी 2025 आपका कितना एज हो जाएगा 1 जनवरी 2025 में, वो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। फुल नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, सब कुछ यहाँ पे प्री फिल्ड होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन करने के टाइम फिल किया है। फिर यहाँ पे क्लिक करके आपको मैरिटल स्टेटस सिलेक्ट करना है कि आप मैरिड है या अनमेरिड। उसके बाद रिलीजन आपको सिलेक्ट करना है, हिंदू, मुस्लिम, इस्लाम, क्रिश्चियन, जो भी है, जो भी आपका रिलीजन है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर मदर टंग, जिस भी लैंग्वेज में आप घर पे बात करते हैं, जो भी आपका मदर टंग है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन। यहाँ पे आपको क्लिक करके लैंग्वेज चूज करना है कि आप किस लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना पसंद करेंगे। लैंग्वेज चूज करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1 और है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2। दोनों में से आप दोनों ही मार्क फिलअप कर सकते हैं, लेकिन आपको एक मार्क तो फिलअप करना ही है क्योंकि यहाँ पे स्टार दिया हुआ है रेड कलर का। ये वाला अगर आप फिलअप नहीं करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक तो आपको फिलअप करना ही है। परमानेंट मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है, आप ऐसे नहीं कि कुछ भी आपके बॉडी पे मार्क है वो आप इनपुट दे रहे हैं, ऐसे नहीं है। एक ऐसा मार्क जो आपको मेडिकल में भी शो करना पड़ेगा डॉक्टर को, ठीक है। जो मैंने मेरे एनटीपीसी 2019 फॉर्म फिलअप के टाइम पे मैंने मेरा मार्क दिया था वो मेडिकल में भी मुझे शो करना पड़ा था। तो एक ऐसा मार्क, विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन दीजिए जो बचपन से आपका है, जैसे कि कोई मोल हो गया जो आप दे सकते हैं, तो एक ऐसा मार्क दीजिए जो आप मेडिकल में आप शो कर पाए। एक ऐसा यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क दीजिए, और अगर दूसरा भी मार्क है तो उसको भी आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला तो आपको इनपुट करना ही होगा। तो मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन यहाँ पे देने के बाद आपको यहाँ पे कम्युनिटी सिलेक्ट करना है, जनरल, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी। लेकिन अगर आप एससी या फिर एसटी है तो फिर आपको सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट किस लिए अपलोड करना पड़ेगा, टिकट्स के लिए। जब आपको सीबीटी एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा तो अगर दूर आपका एग्जाम गिरा तो आप टिकट के लिए एलिजिबल रहेंगे। तो एससी एसटी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा अगर आप एससी या एसटी है, टिकट क्लेम करने के लिए। लेकिन अगर आप यूआर ओबीसी है तो शायद यहाँ पे जो है आपका जो सर्टिफिकेट नहीं लेगा। यूआर कैंडिडेट का मैंने फॉर्म फिलअप किया है, यूआर का सर्टिफिकेट नहीं तो होता ही नहीं है, तो अपलोड नहीं करना पड़ा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है पोस्टल एड्रेस डिटेल्स। यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करना है, जिस भी स्टेट से आप है वो आपको फिलअप करना है, डिस्ट्रिक्ट आपको फिलअप करना है, एड्रेस आपको बहुत बढ़िया से फिलअप करना है ताकि कोई गलती ना हो जाए। उसके बाद विलेज, टाउन, सिटी जो भी है आपको फिलअप करना है, पिन कोड आपको फिलअप करना है। फिर जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है अगर वही आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। फिर जो यहाँ पे लिखा है सब कुछ यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये आप तभी कीजिए अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों ही सेम है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन शो होगा, सेव एंड नेक्स्ट। दोस्तों अगर आप डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और आप अगर ऐसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते रहते हैं बाकी जो भी पेजेस आएगा सब में, तो अगर आपका किसी भी रीज़न से फॉर्म फिलअप कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको फिर से फ्रॉम दी बिगिनिंग आपको फॉर्म फिलअप फिर से करना पड़ेगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको सेव करके नेक्स्ट करना है। तो आपको पहले सेव पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव हो जाने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके क्लिक करना है कि आप एक्स सर्विसमैन है कि नहीं। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको येस सिलेक्ट करके बाकी जो भी डिटेल्स पूछेगा वो आपको पूरा डिटेल में भरना पड़ेगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे आप नो सिलेक्ट करके प्रोसीड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पीडब्ल्यूबीडी है तो यहाँ पे येस, और येस अगर आप होते हैं तो कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको देना पड़ेगा। और अगर आप पीडब्ल्यूबीडी नहीं है तो यहाँ पे आप नो सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अगर आपको स्क्राइब का ज़रूरत है तो आप यहाँ पे येस सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर नो। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो सिलेक्ट कर सकते हैं। स्क्राइब मतलब जो आपके बिहाफ पे एग्जाम देगा, अगर आप एग्जाम दे नहीं सकते तो आपके बिहाफ पे कोई और एग्जाम देगा तो उसको स्क्राइब बोलते हैं। तो अगर आपको स्क्राइब चाहिए किसी भी रीज़न के लिए तो आप यहाँ पे येस सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका राइटिंग एबिलिटी इफेक्ट है तभी आप स्क्राइब के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर आपका राइटिंग एबिलिटी इफेक्टेड है तो आप यहाँ पे येस सिलेक्ट कीजिए। कोई अगर स्क्राइब आपको चाहिए येस, और अगर नहीं चाहिए आप खुद ही एग्जाम देंगे तो यहाँ पे नो सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद थोड़ा नीचे आपको स्क्रॉल करके ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा, आर यू एन ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर। दोस्तों ईबीसी का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। ईबीसी कौन कौन हो सकते हैं, जिसका 1 ईयर में यानी कि 1 साल में एनुअल इनकम 50,000 से कम है।
जिसका एनुअल इनकम एक साल में फैमिली इनकम जिनका 50,000 से कम है, 50,000 से कम है, वो लोग ईबीसी के लिए यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ईबीसी को येस कर सकते हैं। तो अगर आपका ईयरली इनकम 50,000 से कम है तो आप यहाँ पे येस सिलेक्ट कीजिए, आपको सर्टिफिकेट भी शो करना पड़ेगा बाद में। लेकिन अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो सिलेक्ट कीजिए, फीस कम होने के लिए, क्योंकि ईबीसी के लिए 250 फीस है, बाकियों के लिए 500। तो फीस कम करने के लिए अगर आप यहाँ पे गलती से येस सिलेक्ट कर देते हैं और आपका ईयरली इनकम अगर 50,000 से ज़्यादा है तो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा, आपको जॉब ही नहीं मिलेगा। अगर आपका 50,000 से कम है तभी यहाँ पे येस दीजिए, वरना नो दीजिए। अगर आपका एनुअल इनकम 50,000 से ज़्यादा है तो नो। उसके बाद अगर आप रेलवे एम्प्लॉई है तो यहाँ पे येस देके जो भी डिटेल्स पूछेगा वो आपको फिल करना पड़ेगा, और अगर आप रेलवे एम्प्लॉई नहीं है तो आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फी। दोस्तों अगर आप यूआर कैंडिडेट है तो आपको 500 पे करना पड़ेगा, और अगर आप बाकी किसी और कैटेगरी से है तो आपको 250 पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आरआरबी जो है वो 100 रुपीज़ डिडक्ट करके बाकी 400 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट पे जो आप यहाँ पे इनपुट करेंगे वहाँ पे वापस रिफंड कर देगा। तो 500 देके तो आप फॉर्म फिलअप करेंगे, लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में सीबीटी एग्ज़ाम में अगर आप अपेयर होते हैं तो आप पास करें या फेल करें डजेंट मैटर, आपके अकाउंट पे 100 रुपया डिडक्ट करके बाकी 400 रुपया वो लोग रिफंड कर देगा। तो किस अकाउंट में रिफंड होगा? जो अकाउंट आप यहाँ पे इनपुट करेंगे इसी अकाउंट पे रिफंड होगा, और एग्जाम के बाद भी ये बैंक अकाउंट सेम टू सेम आपको वहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा, फिर से लिंक आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको यहाँ पे खुद का बैंक अकाउंट यहाँ पे डालना है। तो आपको नेम यहाँ पे देना है, अकाउंट नंबर यहाँ पे देना है, कन्फर्म अकाउंट नंबर आपको फिर से कन्फर्म करना है, अकाउंट नंबर यहाँ पे रिटाइप करना है, फिर IFSC कोड यहाँ पे आपको देना है। सब कुछ आपको बैंक पासबुक में ही मिल जाएगा। सब कुछ देने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे जब आप क्लिक करेंगे ये 4 डिटेल फिल करने के बाद फिर ये और ये वाला डिटेल ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में अपडेट करना पड़ेगा। दोस्तों ये जो मेट्रिकुलेशन का है 10th का है, ये ऑलरेडी प्रीफिल्ड होगा। यहाँ पे आपको मेट्रिकुलेशन सिलेक्ट करना ही नहीं पड़ेगा, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। आपको 10th आप जिस स्टेट से आपने पास किया है मैट्रिक, आपका 10th लेवल, उस स्टेट के बारे में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, बोर्ड जिस बोर्ड से आपने 10th पास किया है उस बोर्ड का नाम यहाँ पे आपको लिखना है, फिर जिस डेट में आपने क्लास 10 पास किया है उस का रिजल्ट का डेट आपको यहाँ पे देना है, रोल नंबर क्लास 10 का यहाँ पे आपको लिखना है, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। दोस्तों ये जो है सिर्फ 10th का ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट जो है वही आपको यहाँ पे PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। लेकिन जब आप 12th लेवल का फॉर्म 12th लेवल का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इनपुट करेंगे या फिर ग्रेजुएशन का इनपुट करेंगे तब आपको कोई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना पड़ेगा। तो 10th लेवल का सब कुछ यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड, रिजल्ट ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट जो भी है, रोल नंबर सब कुछ देने के बाद और पासिंग सर्टिफिकेट 10 का अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है। फिर ठीक इसी तरह से आपको 12th का भी डिटेल्स फिलअप कर लेना है, और डिग्री यानी कि ग्रेजुएशन का भी आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना है। तो 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन का सब कुछ फिलअप हो जाने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे यहाँ पे शो होगा कि मेट्रिकुलेशन का जो स्टेटस है वो अपलोडेड स्टेटस, मतलब जो सर्टिफिकेट पासिंग सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है वो यहाँ पे अपलोड हो गया है, और उसको आप व्यू भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे फोटोग्राफ के बारे में मैंशनड है। दोस्तों फोटो अपलोड करने से पहले सब कुछ एक बार क्लियरली पढ़ लीजिए, सब कुछ एक बार पढ़ लीजिए। यहाँ पे एक्चुअल नोटिफिकेशन में लिखा है कि वाइट बैकग्राउंड या फिर लाइट बैकग्राउंड में भी फ़ोटो एक्सेप्ट होगा, लेकिन मैंने स्काई कलर का फ़ोटो मतलब बैकग्राउंड वाला फ़ोटो मैंने अपलोड करके देखा था, वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। सिर्फ वाइट बैकग्राउंड का ही फ़ोटो यहाँ पे जो है एक्सेप्ट होता है, तो आप वाइट बैकग्राउंड का ही फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कीजिएगा। फ़ोटो के बारे में सब कुछ एक बार पढ़ लीजिए, और फ़ोटो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि कोई फ़ोटो स्टूडियो में जाके उन लोगों को बोलिए कि एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिलअप करना है, ये सब क्राइटेरिया, ये सब जो भी डिटेल्स है फ़ोटो के बारे में जो कुछ भी लिखा है उनको दिखाइए। वो लोग यहाँ पे जो साइज़ है हाइट विथ का देखेगा, JPG फॉर्मेट में बनाना है वो
और किस साइज़ में होना है 30 KB टू 70 KB वो लोग देख लेगा, और वो लोग ही आपको वाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो है एग्ज़ाम के लिए आपको बना के देगा, सॉफ्ट कॉपी आपके फ़ोन पे दे देगा। और वहीं पे आप लोग एक थोड़ा नीचे अगर आप जाएंगे तो सिग्नेचर के लिए भी आपको यहाँ पे जो है अपलोड करने का ऑप्शन रहेगा। जहाँ पे आप लोग फ़ोटो खींचने के लिए जिस स्टूडियो पे जाएंगे वहीं पे आप लोग एक वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से एक जो आपका सिग्नेचर है सिग्नेचर करके उन लोगों को बोलिए कि ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया में सिग्नेचर का भी एक सॉफ्ट कॉपी बना दीजिए। तो वो लोग जेपीजी फॉर्मेट में 30 KB टू 70 KB के बीच में वो लोग सिग्नेचर भी आपका बना के सॉफ्ट कॉपी दे देगा। और सिग्नेचर ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए, आपका रनिंग हैंडराइटिंग में ही होना चाहिए। तो सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को वो दे देगा जो है फोटो का और सिग्नेचर का। तो सॉफ्ट कॉपी आप लोग यहाँ पे ब्राउज करके सिलेक्ट करके आपका फोटो जो है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आप लोग यहाँ पे ब्राउज करके आपका सिग्नेचर का सॉफ्ट कॉपी भी आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो फोटो एंड सिग्नेचर का जो भी है वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सेव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना होगा। तो फोटो एंड सिग्नेचर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद थोड़ा नीचे अगर आप आएंगे तो ऐसा शो होगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है। ये यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा सिलेक्टेड आरआरबी, जैसे कि जिस एप्लीकेंट का मैंने फॉर्म फिलअप किया था उसने आरआरबी गुवाहाटी से अप्लाई किया था, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि आरआरबी गुवाहाटी। लेकिन आप जिस भी आरआरबी से अप्लाई करेंगे 21 आरआरबीज में से जो भी आरआरबी आप चूज करेंगे उस आरआरबी का नाम यहाँ पे शो होगा। और ये वाला जो है ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे आपको आपका पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे आपको आपका पोस्ट प्रेफरेंस जो है सिलेक्ट करना है। पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के लिए मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि डायरेक्टली ये पोस्ट प्रेफरेंस चूज मत कीजिए। मैं कल तक एक जो है पोस्ट प्रेफरेंस से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दूंगा। जब मैंने भी फॉर्म फिलअप किया था मुझको पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है ये आपका कैरियर डिसाइड करेगा दोस्तों। ये जो है ये ज्वाइनिंग टू रिटायरमेंट आपके साथ रहेगा। जो पोस्ट आप अप्लाई करेंगे उसी पोस्ट पे आपको ज्वाइनिंग टू रिटायरमेंट आपको काम करना पड़ेगा। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस बहुत सोच समझ के आपको चूज करना है, क्योंकि एक बार अगर आप सिलेक्ट हो गए तो बाद में कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा पोस्ट प्रेफरेंस वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा कि आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे चूज करना है, कैसे आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा पोस्ट को आपको ऊपर रखना है कौन सा नीचे रखना है। तो पोस्ट प्रेफरेंस अगर आप माइंड पे पूरा श्योर हो जाता है, आप डिसीजन ले लेते हैं कि किस पोस्ट को आपको ऊपर रखना है नीचे रखना है, सब कुछ डिसाइड करने के बाद आपको पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे 1 2 3 4 5 करके सिलेक्ट करना है। सपोज ये जो पोस्ट है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इस पोस्ट पे मैं अभी वर्किंग हूँ। आरआरबी एनटीपीसी 2019 से मैं इस पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ। तो सपोज मुझे अगर इस पोस्ट को सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को मुझको सिलेक्ट करना है तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके ड्रैग करके मैं यहाँ पे इसको लेके आऊँगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। नंबर 1 मेरा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का प्रेफरेंस हो गया। उसके बाद अगर मैं JAA के लिए अप्लाई करता हूँ, JAA के लिए अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करके उसको नंबर 2 पे खींच के लेके आऊँगा। फिर 3 4 5 ऐसे करके आप लोग पोस्ट प्रेफरेंस ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। पोस्ट प्रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद आपको ये जो भी है ये ऑलरेडी क्लिक किया हुआ रहेगा, इस पर आपको टिक करना है, इस पर आपको टिक करना है। प्लेस आपको यहाँ पे जो भी है आपका प्लेस लिखना है, और यहाँ पे डेट, जिस डेट पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो डेट ऑलरेडी यहाँ पे लिखा रहेगा। और यहाँ पे आपका सिग्नेचर जो आपने अपलोड किया है सिग्नेचर भी यहाँ पे शो होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है और फिर प्रीव्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आपका जो भी आपने अभी तक इनपुट किया है सब कुछ यहाँ पे शो होगा। ये जो पूरा PDF है ये बहुत बहुत बड़ा है, मैंने सिर्फ लास्ट पेज ही ओपन करके रखा है, लेकिन ये आप ऊपर से नीचे पूरा डिटेल में एक बार देख लीजिए कि कुछ गलती हुआ है कि नहीं। ये कुछ ऑप्शंस में आपको टिक करना पड़ेगा, जैसे आप कभी RRB RRC से आपको डिबर नहीं किया गया, निकाला नहीं गया, आपने लेसिक सर्जरी आंखों के लिए नहीं किया, फिर आपने पोस्ट प्रेफरेंस ठीक से चेक किया, और जो भी है यहाँ पे सब कुछ आपको टिक करना पड़ेगा। एक बार पढ़ लीजिए फिर टिक कीजिए। सब कुछ टिक करने के बाद एक और बॉक्स है कि आई हैव रीचेक्ड द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट। जो भी पूरा है वो आपने चेक किया बहुत बढ़िया से और आपको सब कुछ सही लगा, तो इस बॉक्स पे आपको टिक करना पड़ेगा। टिक करने के बाद और अगर कुछ भी गलती हुआ, अगर आपको लग रहा है कि कुछ चेंज करना पड़ेगा तो आप एडिट पे क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन सब कुछ अगर सही है तो यहाँ पे टिक करके आपको इस सबमिट वाले बॉक्स पे टिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद
एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे यहाँ पे शो होगा कि आपका कितना फीस है। जैसे कि जिस कैंडिडेट के लिए मैंने अप्लाई किया है वो यूआर से बिलोंग करता है, तो उनका 500 फीस है, तो यहाँ पे 500 शो कर रहा है। लेकिन अगर आपका 250 फीस है तो यहाँ पे 250 शो करेगा। तो यहाँ पे जो है पे विथ रेजर पे, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप जैसे भी चाहे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, जो भी है आप लोग एटीएम का नंबर देके सब कुछ आप लोग पे कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यूपीआई पे क्लिक कीजिए। यूपीआई पे क्लिक करने के बाद फ्रॉम जो है यूआर कोड, जो क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड से आपको जो है पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप यूपीआई सिलेक्ट करके क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं तो आपका पेमेंट बहुत इजीली हो जाएगा। यहाँ पे क्यूआर कोड शो होगा आपको फ़ोन पे, यहाँ पे ये जो क्यूआर कोड यहाँ पे शो होगा। अगर आप यूपीआई और क्यूआर कोड सिलेक्ट करते हैं तो ये क्यूआर कोड आप स्कैन करके डायरेक्टली 500 रुपीज़ जो है या 250 रुपीज़ जितना भी है आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। जब पेमेंट हो जाएगा फ़ोन पे तब ऑटोमेटिकली ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है इसीलिए मैंने हाइड करके रखा है। ये वाला पेज शो होगा कि सक्सेस पेमेंट सक्सेसफुल, और डीआर आपका नाम यहाँ पे शो होगा, द फी पेमेंट हैज बीन कंप्लीटेड, ईमेल एड्रेस शो होगा, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट, बैंक रेफरेंस नंबर, रिसिप्ट नंबर, जो जितना अमाउंट आपने पे किया है वो, और स्टेटस पेड या अनपेड वो यहाँ पे शो होगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि योर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर दिस इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड। प्रोविजनली एक्सेप्टेड मतलब ये अभी तक फाइनल एक्सेप्टेंस इसका नहीं हुआ है, क्योंकि जितना भी फॉर्म है वो आरआरबी स्टाफ्स मैनुअली चेक करेगा। क्योंकि अगर आपने अगर आपने अपलोड किया है, उसमें आपने अगर ग्लासेस पहन के अपलोड किया है या कैप पहन के अपलोड किया है तो आपका तो फॉर्म रिजेक्ट ही हो जाएगा ना। तो आरआरबी स्टाफ्स सब कुछ एक बार मैनुअली चेक करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये फाइनल एक्सेप्ट हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि यूर कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया। जो कुछ भी अगर आपने ठीक से फिलअप किया तो प्रोविजनली एक्सेप्टेड से ये फाइनल एक्सेप्टेड हो जाएगा, और इसमें टाइम लगेगा। बाद में आरआरबी लिंक देगा, वो लिंक पे आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं कि आपका एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग चाहे तो इसको क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं पीडीएफ। ये जो पेज है पेमेंट का ये आप लोग प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बैक करना तो आप बैक पे क्लिक कर सकते हैं। बैक पे क्लिक करने के बाद ये वाला जो पेज आएगा, यहाँ पे आप लोग एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक कीजिए। फिर ये वाला शो होगा कि CN नंबर 05/2024 फॉर NTPC ग्रेजुएट पोस्ट। आपका एप्लीकेशन स्टेटस अभी तक शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैन्युअली चेक नहीं हुआ है, ये टाइम लगेगा थोड़ा। जब चेक होगा तब नोटिस आ जाएगा, मैं आप सबको इन्फॉर्म कर दूंगा, तब ये फाइनल एक्सेप्ट हो जाएगा। पेमेंट स्टेटस आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप लोग क्लिक नहीं कर सकते क्योंकि आपका पेमेंट सक्सेसफुली पेड हो चुका है। लेकिन यहाँ पे एक जो है व्यू एप्लीकेशन, इस आई वाले बटन पे आप लोग क्लिक करके आपका जो है जो एप्लीकेशन है वो आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन आप लोग चेक कर सकते हैं और उसको फिर से आप लोग प्रिंट कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। तो यही है RRB NTPC 2024 का ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म फिलअप। ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया है। और मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप ओपन किया है जिसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। उस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मोर देन 4500 उसमें मेंबर्स है। उस ग्रुप को ज्वाइन करके आप लोग RRB NTPC 2024 से रिलेटेड ग्रुप डिस्कशन आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।